हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और यह सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और मेरे भाई आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप 60 से 70 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 24 से यहाँ पर 48 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 24 से यहाँ पर 48 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 28 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 24 से यहाँ पर 48 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 24 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24 दुआ के 48 और वो यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 28 के अंदर और 28 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 28 का भी कर देंगे 2 गुना। तो मेरे भाई देखिए 28 का 2 गुना हो जाएगा 56। क्या किसी ऑप्शंस के अंदर हमें 56 दिया गया है? तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 56 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक से और किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो सोल्व करेंगे कैसे, हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 24 से 48 कैसे बना है। तो 24 से 48 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए 24 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 24 मिलकर बना है 2 और 4 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। 24 में बड़ी संख्या है 4, 4 में से घटाया गया है 2 को। तो यहाँ पर देखिए 4 में से यदि हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। और मेरे भाई इस 2 का क्या किया गया है, इसी 24 के साथ में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 24 दुआ के बन जाएगा 48 और ध्यान से देखिए 48 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 28 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 28 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 28 मिलकर बना है 2 और 8 से। तो 28 की दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। तो मेरे भाई 8 में से हम क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। और इस 6 का गुणा कर देंगे हम इसी 28 के साथ में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 28 छीके कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 28 छीके 168। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। अब हमें देखना है कि संख्या 168 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 168 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर नंबर एनालॉजी या एनालॉजी टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। यदि आप 60 से 70 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इस मास्टर पीडीएफ सेट को लेकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 19 के बाद में 23 के बाद में 32 के बाद में 48 के बाद में 73 और 73 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 19 से कितना बन रहा है 23 से 23 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 19 और 4 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए 23 से कितना बन रहा है 32 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 में क्या कर दें +9 कर दें तो 23 और 9 मिलकर बन जाएगा 32। फिर देखिए 32 से कितना बन रहा है 32 से 48 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 32 में क्या कर दें +16 कर दें तो 32 और 16 मिलकर बन जाएगा 48। इसी प्रकार से देखिए 48 से कितना बन रहा है 73, तो 48 से 73 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 48 के अंदर क्या कर दें +25 कर दें तो 48 और 25 मिलकर बन जाएगा 73। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 73 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +9,
उसके बाद में क्या हुआ प्लस 16, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 25 है, यानी कि आगे भी क्या होगा प्लस होगा क्योंकि सभी में प्लस हुआ है। कितना प्लस होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले 4 क्या है तो मेरे भाई 4 है 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से 4 के बाद में क्या है 9 क्या है तो मेरे भाई 9 है 3 का स्क्वायर। फिर देखिए 9 के बाद में क्या है 16 क्या है 4 का स्क्वायर। फिर देखिए 16 के बाद में क्या है 25 क्या है 5 का स्क्वायर। तो मेरे भाई इसी प्रकार से 25 के बाद में कौन सी संख्या प्लस होगी तो देखिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर, उसके बाद में 3 का स्क्वायर, उसके बाद में 4 का स्क्वायर, 4 के बाद में 5 का स्क्वायर, अब 5 के बाद में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 है। तो मेरे भाई यहाँ पर 25 के बाद में संख्या प्लस होगी 36 है, यानी कि 73 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कैसे, यदि हम 73 के अंदर क्या कर दें प्लस 36 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 73 के अंदर क्या कर देंगे प्लस 36 है, तो ध्यान से देखिए 73 और 36 मिलकर बन जाएगा 109, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 109। अब हमें देखना है कि संख्या 109 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 109 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, देखिए गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि प्लस का मतलब है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि माइनस का मतलब है प्लस है, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का मतलब है भाग है, तो गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई भाग कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि भाग का मतलब है माइनस है, तो भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे नया समीकरण, ध्यान से समझना। सबसे पहले है 80, ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्या है गुणा, गुणा का मतलब क्या है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग। फिर क्या है 16 के बाद में क्या है भाग, भाग का मतलब क्या है माइनस। फिर क्या है 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद में क्या है प्लस, प्लस का मतलब है गुणा। फिर क्या है 2 के बाद में क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्या है प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या है 8, ठीक है। ये बन गया नया समीकरण। अब आपसे पूछा गया है कि समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न जब भी दिया जाए और उसके अंदर जो भी समीकरण बनता है उसको हम सोल्व करते हैं बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद में भाग को सोल्व करते हैं, भाग के बाद में गुणा को सोल्व करते हैं, गुणा के बाद में जोड़ को सोल्व करते हैं और जोड़ के बाद में माइनस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण के अंदर हमें कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट तो है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या है भाग, तो भाग को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 का भाग देंगे 80 में, तो ये चला जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे भाग के बाद में करेंगे गुणा, तो यहाँ पर क्या है माइनस। उसके बाद में देखिए 4 गुणा में क्या है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना के 8, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है प्लस का 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई आगे क्या करेंगे प्लस, तो प्लस प्लस को ऐड कर देंगे और माइनस को घटा देंगे। प्लस का क्या है 5 और प्लस का क्या है 8 है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा
8 और 5 मिलकर बन जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 8 है, तो 13 में से हम क्या कर देंगे, -8 है, तो 13 में से -8 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में NICE को 5468 लिखा जाता है और CARS को 1235 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में C को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कुछ ही सेकंडों में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है कि किसी कूट भाषा में NICE इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए NICE इसको लिखा गया है 5468। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए आगे बोला गया है कि और यहाँ पर देखिए CARS इसको क्या लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए CARS इसको लिखा गया है 1235, और आपसे पूछा गया है कि C का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको अल्फ़ाबेट लेटर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कॉमन लेटर है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी C है और यहाँ पर नीचे भी C है, यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों शब्दों के बीच में लेटर कौन सा है, C कॉमन है। ठीक है, क्या C के अलावा कोई अन्य लेटर कॉमन है, तो नहीं सर, इन यानी कि इन दोनों शब्दों के बीच में C के अलावा कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर भी हमें संख्या दी गई है और यहाँ पर भी संख्या दी गई है, तो यहाँ पर हमें देखना है संख्या कॉमन है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी 5 दिया गया है और यहाँ पर भी 5 दिया गया है, क्या 5 5 के अलावा कोई अन्य संख्या कॉमन है, यानी कि यहाँ पर मेरे भाई 5 और 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए लेटर क्या था कॉमन, C, और संख्या कॉमन क्या है 5, तो मेरे भाई C का कोड हो जाएगा 5। यानी कि अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस प्रश्न के अंदर आपको लेटर सीरीज और नंबर सीरीज दोनों को मिक्स करके दिया गया है। तो सोल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर लेटर वाले को या फिर लेटर सीरीज को सोल्व करेंगे और लेटर सीरीज के बाद में नंबर सीरीज को सोल्व करेंगे। फटाफट से आप सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर पहला लेटर दिया गया है P आता है 16 नंबर पर है।
फिर देखिए P के बाद में क्या है R, R आता है 18 नंबर पर है। R के बाद में क्या है T, T आता है 20 नंबर पर है। T के बाद में क्या है मेरे भाई V, V आता है 22 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए P से क्या हो रहा है R, तो P से R यानी कि बन रहा है 16 से 18। 16 से 18 कैसे बनेगा, तो 16 में क्या कर देंगे +2 तो बन जाएगा 18। फिर देखिए R से क्या बन रहा है T, यानी कि 18 से क्या बन रहा है 20। 18 से 20 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 18 में क्या कर दें +2 कर दें, 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए T से क्या बन रहा है V, यानी कि 20 से क्या बन रहा है 22। 20 से 22 भी कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 20 में क्या कर दें +2 कर दें तो 20 और 2 मिलकर बन जाएगा 22। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है V से अगला लेटर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए V से अगला लेटर ज्ञात करेंगे कैसे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 16, 18, 20, 22, तो 22 के अंदर भी क्या कर देंगे, यानी कि सभी में +2 हुआ है तो 22 में भी कर देंगे +2। तो मेरे भाई 22 और 2 मिलकर बन जाएगा 24 है, यानी कि 22 के बाद में संख्या आएगी कौन सी 24 है। और 24 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है X, तो यहाँ पर पहला लेटर भरा जाएगा X है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए मेरे भाई, नंबर सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 25 है, 25 से बन रहा है 35 है। 25 से 35 कैसे बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 25 में यदि हम क्या कर दें +10 कर दें तो 25 और 10 मिलकर बन जाएगा 35। फिर देखिए 35 से कितना बन रहा है 45, तो 35 से 45 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 35 में क्या कर दें +10 कर दें तो 35 और 10 मिलकर बन जाएगा 45। फिर देखिए 45 से कितना बन रहा है 55, तो मेरे भाई 45 से 55 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 45 में क्या कर दें +10 कर दें तो 45 और 10 मिलकर बन जाएगा 55। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 55 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सभी के अंदर +10 किया गया है तो आगे भी हम क्या कर देंगे +10 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 55 के अंदर +10 कर देंगे तो 55 और 10 मिलकर बन जाएगा 65, यानी कि X के बाद में संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि X 65 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर X 65 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन है, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्टार्च पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। ठीक है, तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, खाली स्थान ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है शकरकंद, ऑप्शन बी है पत्थर चट्टा, ऑप्शन सी है अदरक और ऑप्शन डी है नागफनी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा चारों में से करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, शकरकंद ऐसे ही एक पौधे का उदाहरण है। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है,
क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1949 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1950 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1948 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था वर्ष 1950 में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला है? तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत जो कि दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, ये पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.3% भाग में फैला है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और मेरे भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा के आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से बंधन बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2017 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2011 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2013 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2015 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बंधन बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि इस क्लास के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये,
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, पौधे के विकास में वृद्धि होगी। ऑप्शन बी, पौधे सूख जाएंगे। ऑप्शन सी, पौधे का विकास धीमा हो जाएगा। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे सूख जाएंगे। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई हमारी जितनी भी क्लास होंगी उन सभी क्लासों के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो निश्चिंत होकर आप मेरे भाई इस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 इन दोनों के अंदर क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी है विटामिन के ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन और ऑप्शन डी है पित्त लवण। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पित्त लवण वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो मेरे भाई 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1953 में, ऑप्शन बी वर्ष 1973 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1963 में और ऑप्शन डी है
वर्ष 1936 में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्ष 1963 में भारतीय राज्य भाषा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम है, ऑप्शन बी है सीजियम है, ऑप्शन सी है सोडियम है और ऑप्शन डी है कैल्शियम है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। यानी कि मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं और यदि आप 60 से 70 दिन के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों के मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर किस संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर किस संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर गिर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।